दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों ज्योग्राफी के इस कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज में हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में मोशन ऑफ अर्थ के बारे में देखा था। हमारी अर्थ दो टाइप के मोशन करती है, यह चीज़ें हमने जानी थी। दो टाइप के मोशन कौन कौन से, एक तो रोटेशन और दूसरा रिवॉल्यूशन। और रोटेशन और रिवॉल्यूशन का ही नतीजा होता है, उसी का रिजल्ट होता है कि डे एंड नाइट का जो प्रोसेस है वो होता है। इसके अलावा सीजनल चेंज की जो घटनाएं होती हैं वो भी होती हैं। यह सब कुछ हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने हाई टाइड और लो टाइड के कॉन्सेप्ट को देखा था, सिजगी की अवधारणा को देखा था, टाइडल वेव क्या होती है यह जाना था। अब ये जो वीडियो है ये शुरू होता है सोलर इक्लिप्स से और लूनर इक्लिप्स से। यह इक्लिप्स क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जो घटनाएं होती हैं, जिन्हें कि हम प्रायः देखते हैं, अक्सर लगते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रोज लगते, लेकिन कई बार हमने देखा है। कुछ जो है इसमें से वो पूर्ण होते हैं, मतलब कंप्लीटली जो सन और मून है वो ढक जाते हैं, और कुछ जो है वो आंशिक होते हैं, उसमें पार्शियली ये ढकते हैं। लेकिन ऐसी ग्रहण की घटनाएं हम देखते हैं। तो इन्हीं इक्लिप्स के बारे में हम देखने वाले हैं और उसी पर यह वीडियो सीरीज बेस रहने वाली है। आगे चलें इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, आइए पहले उसको देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संचालित हो रहे हैं, जिसमें यूपीपीएससी, एमपीपीएससी और बीपीएससी द्वारा कंडक्ट होने वाले एग्जाम्स हैं। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है और ये सारे कोर्सेज टेलीग्राम के माध्यम से चलाए जाते हैं। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो मोबाइल नंबर हैं उन पर संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन या व्हाट्सएप के जरिए वहाँ आपकी जितनी भी जिज्ञासाएं होंगी उनका समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा फ्री इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो उसके लिए दो ऑप्शन आपके पास हैं। एक तो टेलीग्राम का चैनल है जिसका नाम है वनली यूपीपीएससी बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। वहाँ पर अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप हमसे हमेशा टच में रहेंगे और जितनी भी सूचनाएं आपको मिलेंगी वो आपको हमेशा अद्यतन रखेंगी, अपडेटेड रखेंगी। तो अपडेट रहने के लिए और अपडेट पाने के लिए उस चैनल से जुड़े रहिए। इसके अतिरिक्त यूट्यूब को जो आप देखते हैं, मतलब यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ आप हमारे देखते हैं, तो उसका माध्यम है 4 चैनल। हमारे वर्तमान में यूट्यूब पर 4 चैनल चल रहे हैं। उन चारों चैनलों से आप जुड़े रहिए। यहाँ पर जितने भी वीडियोस आपको दिखाए जाएंगे या आपके सामने सर्व किए जाएंगे वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। उसका कोई चार्ज आपसे कभी भी नहीं लिया जाता और ना भविष्य में लिया जाएगा। उसका पूरा फ़ायदा उठाइए, उसे बार बार देखिए और अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, मतलब आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं, उसके बारे में आप सुझाव भी दे सकते हैं। ये कुछ बातें हैं और वीडियोस को देखकर आप सिर्फ सुनकर ही मत छोड़ दीजिए, उससे नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने से फ़ायदा ये होगा कि वो आपके दिमाग में स्थायी रूप से कवर हो जाएगा, मतलब वो जानकारी जो है वो आपके दिमाग से फिर स्किप नहीं करेगी। तो चलते हैं आगे। दोस्तों धार्मिक रूप से यह माना जाता है, धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो धार्मिक रूप से यह मानते हैं कि राहु नाम का एक दैत्य है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं। यह कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं, उन्हीं को इससे जोड़ दिया गया है सूर्य और चंद्र से। तो राहु नाम का दैत्य यह सूर्य और चंद्रमा को निगल लेता है। एक खास दिन ऐसा होता है जिस दिन यह सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाने के लिए आता है और यह ग्रहण जो होता है उसमें वो क्या करता है, उन्हें निगल लेता है। और इस इक्लिप्स के टाइम पीरियड में उनकी जान पर संकट आ जाता है, ऐसा माना जाता है। मतलब ये पौराणिक कथाएं मानती हैं और इस पर बहुत सारे लोग विश्वास भी करते हैं। इसके अतिरिक्त जो एस्ट्रोलॉजिकल और रिलीजियस स्क्रिप्ट हैं उनमें तो यहाँ तक कहा गया है कि इसमें, मतलब इस टाइम पीरियड में जिसमें इक्लिप्स लगा हुआ है उसमें बाहर, मतलब खाना खाना, बाहर जाना और इसके अलावा पूजा पाठ जैसे जो धार्मिक काम है वो भी करना वर्जित है, मतलब उसे नहीं करना चाहिए। तो इसे ग्रहण को पूरी तरह से खतरनाक तरीके की जो इवेंट होती है उसके तौर पर डिज़ाइन किया गया है। यह दर्शाने का प्रयास किया गया है। माना जाता है कि सूर्य और चंद्रमा से राहु की शत्रुता थी और राहु ने फिर उन्हें ग्रसने वाला काम शुरू कर दिया। कहानी आप समुद्र मंथन वाली जानते ही हैं, वहीं से दुश्मनी शुरू हुई थी। तो ये सब कहानियाँ हैं और कहानियों में ही अच्छी लगती है। धार्मिक भावनाएं एक जगह है लेकिन विज्ञान दूसरी जगह है। विज्ञान जो है वो परतों को उधेड़ने में विश्वास रखता है, वो हर रहस्य का खुलासा करता है। तो यहाँ की जो मिस्ट्री है उसको साइंस ने सुलझा लिया है और अब समय बीतने के साथ साथ हम जानते हैं कि यह जो इक्लिप्स की घटना है या इसका इवेंट है, यह राहु और केतु के ग्रहण से नहीं लगता, बल्कि इसमें सन, मून और अर्थ की जो सिचुएशन होती है, उनका जो पोजीशन होता है, उसका नतीजा ग्रहण के रूप में हमें दिखाई देता है। सन, मून और अर्थ की जो अलग अलग पोजीशन होती है उसके चेंजेस से यह इक्लिप्स की घटना हमारे सामने आती है, जिसे कि हम दो रूपों में देखते हैं। एक तो सोलर इक्लिप्स होता है और दूसरा लूनर इक्लिप्स होता है। आज हम इसी के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ जो फिगर आप इतनी देर से देख रहे हैं ये सोलर इक्लिप्स का है, ये सूर्य ग्रहण की घटना है और यह फुल इक्लिप्स है, मतलब पूर्ण ग्रहण है।
और इसमें आपको जो किनारे पर संरचना दिख रही है, ये किनारे पर ऐसे चमकीला जो रिंग दिख रहा है, इसको डायमंड रिंग कहा जाता है। ये वास्तव में जो चमकीला भाग आप इस समय देख पा रहे हैं, यह सामान्य अवस्था में नहीं दिखाई देता। रोज आप सूर्य को देखते हैं, हालांकि बहुत देर तक उस पर आंखें टिका पाना मुश्किल काम होता है, लेकिन यह वाला हिस्सा जो इस समय आपको चमकीले रूप में छल्ले के आकार का दिख रहा है, यह हमेशा नहीं दिखता। यह सिर्फ ग्रहण के समय दिखता है और इसी को हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चमकीला होता है। आप इसका नाम जानते हैं? जब पीछे हमने यूनिवर्स वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था इस हिस्से को कोरोना कहते हैं। यह जो भाग आप इस समय देख रहे हैं, यह कहलाता है कोरोना। यह सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा होता है, जो कि सिर्फ इक्लिप्स के टाइम पीरियड में ही दिखता है। जब फुल इक्लिप्स लगता है और उसी समय यह विजिबल होता है, दिखाई देता है, बाकी समय यह अदृश्य रहता है। तो इसी के बारे में देखने वाले हैं। आइए इसे कॉन्सेप्ट के आधार पर समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सोलर इक्लिप्स को, यानी सूर्य ग्रहण को। उसके बाद देखेंगे लूनर इक्लिप्स को। तो सूर्य ग्रहण वाली घटना में यानी सोलर इक्लिप्स में होता क्या है? बीच में मून आ जाता है। यहां पर जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें तीनों ही है, मतलब सन भी है, मून भी है और अर्थ भी है। बीच में मून आ जाता है और मून हमारी अर्थ के ज़्यादा नियरेस्ट है। अगर सन से हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर मून जो है वो सन अर्थ के ज़्यादा करीब में है। और यही वजह है कि पीछे हमने देखा कि इसके गुरुत्वाकर्षण का, इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का अर्थ के सरफेस के वाटर पर ज़्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो टाइडल वेव जनरेट होती है उसमें बड़ा हाथ मून का होता है, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है। लेकिन यहाँ बात ग्रेविटी की नहीं हो रही है, मतलब ग्रेविटी की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, सन और अर्थ, इसे आप दोनों को देख रहे हैं, ये है सन और ये है अर्थ, दोनों के बीच में जब मून आ जाता है, इस तरह की कंडीशन होती है, तब सनलाइट अपने फुल फॉर्म में, ये जो सन की लाइट है, रोशनी है, यह अपने फुल फॉर्म में अर्थ तक नहीं पहुंच पाती। बीच में कोई चीज़ आ जाएगी, मतलब जो लाइट सोर्स है और जो पृष्ठभूमि है यानी जो पर्दा है, उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो इससे क्या होगा? लाइट बाधित होगी, लाइट बीच में ही रुक जाएगी। वह जो ऑब्जेक्ट है वो लाइट के कुछ हिस्से को रोक लेगा। ठीक वही चीज़ यहाँ भी होती है। सन, मून और अर्थ की इस सिचुएशन में मून जो है वो बीच में बाधा बन जाता है और वो सनलाइट को रोक लेता है। इस वजह से जो सनलाइट है वो अर्थ पर नहीं पहुंचती है और आप यहाँ देख रहे हैं कि एक छाया जैसी बन गई है, जिसको कि हम ग्रहण के रूप में देखते हैं। जो हिस्सा उस समय सन के सामने होता है, मतलब पृथ्वी का जो सरफेस सन के एकदम फ्रंट पे होता है, मतलब सामने होता है, वहां पे सनलाइट पूरी तरह से पहुंच नहीं पाती। ऐसा नहीं है कि एकदम से पहुंचनी बंद हो जाती है, कुछ हिस्सा उसका तब भी पहुंचता है, लेकिन अधिकतर मात्रा में वह सनलाइट को रोक लेता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मून तो इतना छोटा सा है, तो वह कैसे सनलाइट को रोकेगा? मतलब इतनी छोटी आकृति का अगर कोई सेलेस्टियल पिंड है, मतलब सेलेस्टियल बॉडी है, तो वह सनलाइट को कैसे रोक पाएगी? इसका जो बाहरी हिस्सा है वहां से होकर सनलाइट को खूब भरपूर मात्रा में वहां पहुंचेगी, मतलब अर्थ तक पहुंचेगी। ऐसा होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर जो मून है वो अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है और ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से बड़ी परछाई बनती है। मतलब यहाँ पर जो मून की शैडो है वो अर्थ के ऊपर पड़ती है और वो बड़ी, मतलब बड़े साइज़ की होती है। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसके बीच की डिस्टेंस कम है, दोनों के बीच का जो अंतर है वो काफ़ी कम है सन की तुलना में। तो इस वजह से मून की जो शैडो बनती है अर्थ के सरफेस पर वो काफ़ी बड़ी बनती है और उसी को हम लोग ग्रहण के रूप में या परछाई के रूप में या इक्लिप्स के रूप में देखते हैं। यह पूर्ण भी हो सकता है, यानी फुल इक्लिप्स भी हो सकता है और पार्शियल भी हो सकता है। यह जो कंडीशन थी इसको हमने देखा। अब यहाँ पर आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने प्रोजेक्टर एक फिट कर रखा है, किसी कमरे में प्रोजेक्टर लगा रखा है और प्रोजेक्टर का जो फोकस है और जो स्क्रीन है, मतलब मान लीजिए जो प्रोजेक्टर है वो आपने यहाँ पर लगाया है और जो स्क्रीन है वो यहाँ पर है। अब प्रोजेक्टर के सहारे आप कोई फिल्म या कोई प्रोजेक्ट जो है वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने वाले हैं, प्रस्तुत करने वाले हैं। बीच में आकर अगर कोई इंसान खड़ा हो जाता है, मतलब प्रोजेक्टर के फोकस और इस स्क्रीन के बीच में कोई मनुष्य आकर या कोई भी चीज़ आकर खड़ी हो जाती है, तो क्या होगा? आपके प्रोजेक्टर के सहारे जो इमेज यहाँ पर स्क्रीन पर दिखने वाली थी वो दिखेगी तो, लेकिन कम मात्रा में। मतलब एकदम से उसको बाधित करने के लिए ये बीच वाला ऑब्जेक्ट बीच में आकर खड़ा हो जाएगा और इसकी शैडो वहाँ ज़्यादा अच्छे ढंग से यानी ज़्यादा प्रभावी ढंग से दिखेगी। ऐसा होता है सिनेमा हॉल में। सिनेमा हॉल में जो पुराने ढंग के सिनेमा हॉल थे, आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पुराने ढंग के जो सिनेमा हॉल होते थे उसमें पीछे की तरफ प्रोजेक्टर होता था और आगे जो है वो बड़ा सा पर्दा होता था। अब बीच में अगर कोई दर्शक जो है वो बालकनी या जो बीच वाली
मतलब बैठने वाली सीटें होती हैं उनमें से खड़े होते थे और वो प्रोजेक्टर की लाइट के बीच में अगर आ जाते थे तो स्क्रीन पर उनकी रोशनी बनने लगती थी। ये काम आज भी होता है। मतलब आज के समय में भी अगर आप मूवी देखने जाइए मॉल वगैरह में, तो वहाँ पर जब इंटरवल होने वाला रहता है, मतलब बीच में मूवी में ब्रेक आने वाला रहता है या द एंड उसका हो चुका रहता है, तो ऐसे में वहाँ से दर्शक उठ उठ कर जाने लगते हैं, तो उनकी परछाइयाँ आप स्क्रीन पर देखते हैं। इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है। बिल्कुल वही होता है यहाँ पर सोलर इक्लिप्स में। सन को आप समझ लीजिए प्रोजेक्टर, और जो अर्थ है उसको समझ लीजिए स्क्रीन, और बीच में ये बाधा बन जाता है मून, जिसकी वजह से लाइट अर्थ के सरफेस पर नहीं पहुंच पाती। अब ये जो घटना है यह तो बार बार होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो आइए इसे पीडीएफ के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर तो हमने इसे फिगर के जरिए देखा है, फिगर के जरिए ये समझ में भी आ गया। यहाँ पर ये सोलर इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट जो है ये हमने देख लिया। अच्छा, जो लूनर इक्लिप्स होता है उसको भी आप एक बार फिगर में देख लीजिए, फिर इकट्ठे उसको थ्योरी के फॉर्म में देख लेंगे। यहाँ पर जो मून है इसके ऊपर भी एक इक्लिप्स का प्रोसेस होता है, एक घटना लगती है, मतलब जिसे कि हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? उसमें होता ये है कि ये जो अर्थ है ये इन दोनों के बीच में आ जाती है। मतलब उस समय प्रोजेक्टर जो होता है वो सन ही होता है, क्योंकि एनर्जी और लाइट का जो सोर्स है वो सन ही है, तो वो हुआ प्रोजेक्टर। लेकिन स्क्रीन होता है मून, और बीच में अनवांटेड ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाती है हमारी मदर अर्थ। और यह जो अर्थ है यह मून के और सन के जब बीच में आती है तो जो सनलाइट है वो मून तक नहीं पहुंचती, और आप जानते हैं कि मून सनलाइट पर ही डिपेंड रहता है, उसी की रोशनी में चमकता है। इसके पास अपनी कोई लाइट नहीं होती, अपना लाइट प्रोड्यूस करने का कोई सोर्स नहीं होता। तो जब अर्थ बीच में आती है तो मून के ऊपर जब मतलब मून तक एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है, मतलब सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, तो ऐसे में उसका हिस्सा क्या दिखाई देगा? अंधेरा दिखाई देगा। तो पृथ्वी से देखने पर पृथ्वी की ही परछाई, मतलब पृथ्वी की ही जो शैडो है वह मून पर दिखाई देती है, और हमें लगता है कि इस पर ग्रहण लग गया है, मतलब चंद्र ग्रहण या लूनर इक्लिप्स का जो प्रोसेस है वो हमें ऐसा महसूस होता है। उसे भी समझेंगे। पहले चलते हैं पीडीएफ की ओर। यहाँ आप इसे रिटन फॉर्म में देख सकते हैं। व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, द सन एंड द मून, मतलब अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ जाती है। ये लूनर इक्लिप्स वाला समझाया है, पहले लूनर वाला समझाया है, उसके बाद नीचे सोलर वाला, इसमें उल्टा दे दिया है। कोई बात नहीं, आपको दोनों देखना है, और दोनों में थोड़ा का ही अंतर है। सन वाले में क्या होता है, मतलब सोलर इक्लिप्स में, उसमें सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, और लूनर वाले में ठीक उल्टा होता है, उसमें मून और सन के बीच में अर्थ आ जाती है। तो किसी को भी आप पहले देख लीजिए, पहले लूनर वाले को ही देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। ये रहा सन और ये रहा मून, मतलब ये सन है और ये मून है, और बीच में जो हमारी माता जी हैं यानी मदर अर्थ वो आ जाती है। नतीजा क्या होता है? अर्थ से देखने पर मून पूरा अंधेरा दिखाई देता है, उस पर परछाई दिखाई देती है, और वो शैडो किसकी होती है? वो अर्थ की ही होती है। जो बीच में आएगा उसी की तो शैडो बनेगी। तो ये अनवांटेड ऑब्जेक्ट के तौर पे हमारी अर्थ ही बीच में खड़ी हो जाती है। तो लाइट सोर्स और जो स्क्रीन है उसके बीच में जो खड़ा होगा उसी की शैडो दिखाई देगी। तो यहाँ पर मून के ऊपर अर्थ की शैडो दिखाई देती है, और हमें लगता है कि इस पर ग्रहण लगा हुआ है, मतलब ये अंधेरा दिखाई दे रहा है, ढका हुआ दिखाई दे रहा है। वही चीज है। इसके बाद और देख लीजिए, सन डज नॉट रीच द मून, मतलब जो लाइट ऑफ सन है, सन की जो लाइट है, रोशनी है, वह मून तक पहुंच नहीं पाती। रिच मतलब क्या होता है? पहुंचना। एक RICH रिच होता है, उसका मतलब होता है अमीर, और ये रीच है, रीच मतलब पहुंचना। तो ड्यू टू द शैडो, मतलब यहाँ पर जो शैडो है उसके कारण ऐसा होता है, और वो शैडो किसकी होती है? अर्थ की होती है। याद रखिएगा, जो लूनर इक्लिप्स होता है उसमें शैडो अर्थ की बनती है, और जो सोलर इक्लिप्स होता है उसमें शैडो मून की बनती है। शैडो किसकी बनती है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कॉन्सेप्ट क्लियर रख पाएंगे। ये हमने देखा। और इट इज कवर्ड विथ डार्कनेस, और यह पूरा अंधकार वहां ले आ देती है। डार्कनेस का मतलब क्या होता है? अंधकार या अंधेरा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स, और यही जो सिचुएशन है या यही जो कंडीशन है इसी को हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन दी हुई है। द लूनर इक्लिप्स ऑलवेज अकर ऑन द फुल मून नाइट। जो लूनर इक्लिप्स का प्रोसेस है या जो ये इवेंट है यह फुल मून नाइट पर ही हमेशा दिखाई देता है। इसके दिखने का निश्चित समय है। ये फुल मून डे वाली जो नाइट होती है, मतलब जो पूर्णिमा का दिन होता है। फुल मून डे का मतलब क्या? जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन ये दिखाई देता है। 2 तारीखें होती हैं, एक पूर्णिमा होती है और दूसरी अमावस्या होती है। अमावस्या के दिन चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, और पूर्णिमा के दिन बिल्कुल गोल थाली जैसा दिखाई देता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ पर जो फुल मून डे है उसकी बात की जा रही है। और डे की बात क्यों करें, यहाँ रात की घटना है तो रात की बात करेंगे। मतलब जो फुल मून नाइट होती है उसमें
लूनर इक्लिप्स विजिबल होता है। जब भी ये लगेगा तो इसका फिक्स डे है, इसी दिन लगेगा। अब देखिए, द स्टेट ऑफ सोलर इक्लिप्स इज फॉर्म। अब यहाँ तक हमने लूनर इक्लिप्स वाला कॉन्सेप्ट देखा है। अब इसके बाद नीचे से यहाँ से जो सोलर इक्लिप्स का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। दोनों एक में मर्ज करके यहाँ कंबाइंड रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसे अलग अलग होना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ से आप अलग कर लीजिए। ये सोलर इक्लिप्स वाला है। खैर, द स्टेट ऑफ सोलर इक्लिप्स इज फॉर्म व्हेन मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। वही चीज़ है, मतलब सन और अर्थ के बीच में, ये हमारा सन है और ये हमारी मदर अर्थ है, बीच में चंदा मामा आ जाते हैं। और ये चंदा मामा यहाँ खुराफात करते हैं। इनकी जो शेडो है वो अर्थ के ऊपर बनने लगती है। नतीजा क्या होता है? लगता है कि सन के ऊपर किसी ने ग्रहण लगा दिया है, उसे ढक दिया है। और उसी को जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं वो राहु केतु मानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें अमृत निकला था। ये जो कहानी है आपने सुनी होगी। अमृत निकला तो जो देवता और दानव मिलकर समुद्र को मथ रहे थे। समुद्र कैसे मथा गया था? बीच में एक पहाड़ को मथानी के तौर पे इस्तेमाल किया गया था और किनारे से सांप की रस्सी बनी हुई थी, वासुकी नाम का सर्प था, वो पहाड़ के ऊपर लपेट के और उसका एक एक छोर देवता और दानवों ने पकड़ रखा था। एक तरफ से देवता पकड़े हुए थे और दूसरी तरफ से दैत्य पकड़े हुए थे। जो मुंह वाला हिस्सा था वहाँ से आग निकल रही थी सांप के, तो वो वाला हिस्सा राक्षसों को दे दिया गया कि आप झेल सकते हो, आप पकड़ो। और जो देवता थे वो बड़े चालाक थे, वो पूंछ वाले हिस्से की तरफ थे। मंथन हुआ तो बहुत सारी चीज़ें निकली। कहते हैं कि जो लक्ष्मी जी हैं वो भी वहीं से प्रकट हुई थी। उसके अलावा कलश निकला। जो धन्वंतरी नाम के वैद्य थे वो कलश लेकर वहाँ से प्रकट हुए और कलश में अमृत था। अमृत का मतलब क्या? ये जो पोर्शन होता है यानी अमृत होता है, इसको पीने वाला मनुष्य अमर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। अमृत तो उसे प्राप्त हो जाता है और अमर हर इंसान होना चाहेगा, हर जीव होना चाहेगा, कोई भी मरना नहीं चाहता। मौत से सबको डर लगता है। तो यहाँ पर देवता और दानवों के बीच में बड़ा झगड़ा स्टार्ट हो गया, संघर्ष शुरू हो गया कि कौन पिएगा। और असुरों ने, मतलब जो राक्षस थे, उन्होंने उस अमृत के कलश पर कब्जा कर लिया। तो विष्णु जी ने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, राक्षस जो है वो अमृत पी लेंगे और उसके बाद इनकी प्रवृत्तियाँ अच्छी हैं नहीं, ये असुर हैं, मतलब इनके अंदर बुरी प्रवृत्तियाँ हैं, तो अगर ये अमर हो गए तो पूरी पृथ्वी और पूरे ब्रह्मांड को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो उन्होंने उन राक्षसों से कलश हासिल करने की सोची और उसके बाद उन्होंने एक नारी का रूप बनाया जिसे कि मोहिनी कहा जाता है। और राक्षसों की एक कमी होती है, जो असुर होते हैं वो सुरा और सुंदरी दोनों के शौकीन होते हैं। तो जब सुंदरी उनके सामने प्रकट हुई, मतलब एक सुंदर स्त्री, तो उसी के आगे पीछे नाचने लगे। आपने सीरियलों में देखा होगा। तो उसके बाद मोहिनी जो है बड़ी चालाकी से वो अमृत कलश अपने हाथ में ले लेती है असुरों से और एक एक करके उन्हें लाइन से बैठाकर, देवताओं और दानवों को बैठाकर पिलाना शुरू करती है। अब उसमें होता क्या है, मोहिनी पहले देवताओं को पिलाना शुरू करती है। विष्णु जी का यही प्लान था, उन्होंने असुरों से अमृत को दूर रखने के लिए ऐसा किया था। तो देवताओं को जब पिलाना स्टार्ट किया और जो असुर थे वो मदमस्त हो गए थे, उसी के सौंदर्य में डूबे हुए थे। उन्हें जरा भी यह महसूस नहीं हो रहा था कि अमृत कलश अभी उन तक पहुंचा ही नहीं है और पहुंचेगा भी नहीं, उसे सब देवता ही पीकर खत्म कर देंगे। उसमें राहु और, मतलब राहु केतु एक ही शरीर के पार्ट थे, वो एक ही दैत्य था। वो जाकर राहु नाम का दैत्य था, वो देवताओं के बीच में देवता का रूप बनाकर बैठ जाता है। और उस समय सूर्य और चंद्रमा, जो कि देव माने जाते हैं हिंदू माइथोलॉजी में, वो उनके बगल में बैठे रहते हैं। वो राहु को पहचान लेते हैं और संकेत कर देते हैं विष्णु जी को कि ये जो है ये दैत्य है, देव नहीं है, इसको अमृत मत पिलाइएगा, ये छिप कर यहाँ पर चालाकी से, मतलब धोखे से अमृत पीने आया है। और उस समय विष्णु भगवान अपने रौद्र अवतार में आते हैं और सुदर्शन उठाते हैं और उसका गला काट देते हैं, मतलब राहु का। तो जो सिर है वो राहु बन जाता है और जो धड़ है वो केतु बन जाता है। ये कहानी है। और राहु और केतु दोनों की पक्की दुश्मनी होती है सूर्य और चंद्रमा से, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों ने वहाँ पे चुगली की थी, पोल खोली थी और पोल खोलने से ही उनका जो है मतलब गला कट गया था। तो इस प्रकार से ये कहानियाँ बनती हैं। फिलहाल यहाँ पर जो साइंटिफिक हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि ये शैडो है, जो इक्लिप्स हम देखते हैं ये असल में शैडो है। एक बार अर्थ की शैडो पड़ती है और एक बार मून की शैडो पड़ती है। जहाँ मून की शैडो वाला इवेंट होता है, प्रोसेस होता है, वो सोलर इक्लिप्स होता है। और जहाँ अर्थ की खुद की शैडो अर्थ पर से ही दिखाई देती है वो लूनर इक्लिप्स होता है। ये चीज़ें हम देखते हैं। लेकिन एक बात है, यहाँ पर सोलर इक्लिप्स वाला भी देख लीजिए, यहाँ लिखित रूप में दिया हुआ है। द स्टेट ऑफ सोलर इक्लिप्स फॉर्म व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड इंस्टेड ऑफ लाइट फ्रॉम द सन शैडो ऑफ द मून फॉल ऑन द अर्थ। मतलब सनलाइट की बजाय जो मून की शैडो है वह अर्थ पर गिरी हुई यानी अर्थ पर पड़ती हुई दिखाई देती है। फॉल का मतलब यहाँ गिरना नहीं होता, फॉल का मतलब यहाँ पर पड़ना होता है। लाइट जो है वो पड़ती है, तो यहाँ मून की जो शैडो है वो अर्थ पर पड़ने लगती है लाइट की बजाय। सोलर इक्लिप्स ऑलवेज अकर
अ न्यू मून डे, जो सोलर इक्लिप्स का इवेंट है, इससे पहले हमने लूनर वाले को देखा है, जो सोलर इक्लिप्स का इवेंट है वो किस दिन दिखता है, उसका भी एक खास निर्धारित दिन होता है, वो होता है न्यू मून डे। ये न्यू मून डे पर दिखाई देता है या विजिबल होता है। देयरफॉर एवरी न्यू मून शुड इन्वोक अ सोलर इक्लिप्स एंड एवरी जो फुल मून नाइट है या डे है, चाहे उसको डे के रूप में आप देखिए 24 आवर वाले में, या नाइट के रूप में आप एक इवेंट के तौर पे देखिए, तो ये दोनों जो है ये हर बार होने चाहिए। मतलब जो न्यू मून वाला डे है उस दिन सोलर इक्लिप्स का प्रोसेस होना चाहिए, और जो फुल मून वाला डे है उस दिन लूनर इक्लिप्स का प्रोसेस होना चाहिए। मतलब हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगना चाहिए और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि ये सिचुएशन तो हर बार बनेगी, हर महीने जो अमावस्या और पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन ये कंडीशन बनेगी ही बनेगी। तब तो ऐसा हर महीने होना चाहिए, लेकिन हर महीने नहीं होता। क्यों? तो उसके पीछे रीज़न है जो मून का टिल्ट है। हम जानते हैं कि हर जो सेलेस्टियल बॉडी है वो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन करती है, लगभग जितनी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं सब करती हैं, सब में रोटेशन का प्रोसेस होता है, और सभी अपने एक्सिस पर थोड़ा थोड़ा टिल्ट होती हैं, झुकी हुई होती हैं। जैसे हमने अपनी अर्थ को देखा था, तो हमारी अर्थ जो है, आपने ग्लोब देखा होगा, तो उसमें वह 23 सही 1/2 अंश पे टिल्ट है। उसका जो झुकाव है वो 23 सही 1/2 अंश का है, इतना कोणीय मान उसका एंगल बनता है झुकाव से। ये जो बीच का एंगल है ये 23 सही 1/2 अंश का होता है। वैसे ही मून का भी टिल्ट है अपने एक्सिस पर। मून भी अपने एक्सिस के अराउंड रोटेशन करता है, रोटेशनल मोशन उसका अपने एक्सिस पर होता है, और रिवॉल्यूशन वो अर्थ के अराउंड करता है। तो ये चीज़ें हैं। फिलहाल जब मून का टिल्ट जो है वो 5 डिग्री है, यहाँ पर आप इसे देख लीजिए, बिकॉज द मून इज टिल्टेड 5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, वह अपने अक्ष पर 5 डिग्री टिल्ट है, यानी झुका हुआ है। व्हेन द मून एंड द अर्थ अप्रोचेज द रिवॉल्यूशनरी पाथ एट द सेम पॉइंट, जब दोनों मतलब मून और अर्थ दोनों ही घूमते हुए और अपना जो मोशन है उसको करते हुए एक ही रिवॉल्यूशनरी पाथ पर, मतलब सिमेट्रिकल आ जाते हैं, सममित तौर पर आ जाते हैं, तो ऐसे में ठीक उसी समय जो मून है वो स्लाइटली आगे निकल जाता है, अपने टिल्ट की वजह से वो हल्का सा अर्थ से आगे निकल जाता है। अर्थ जो है उसमें पीछे रह जाती है रिवॉल्यूशन वाले प्रोसेस में, और हल्का सा मून आगे चला जाता है, और यही जो आगे निकलने का इसका नेचर है, इसी वजह से ये टिल्ट की वजह से होता है। वो ज़्यादा झुका हुआ है तो वो ज़्यादा तेज़ी से आगे आ जाता है, और इस वजह से यहाँ पर जो घटना है, मतलब ये जो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स वाला प्रोसेस है, ये हर न्यू मून डे या फुल मून डे पर हमें विजिबल नहीं होता, दिखाई नहीं देता। ये चीज़ है, मतलब इसके पीछे जो एक्सियल टिल्ट है, किसका एक्सियल टिल्ट? मून का, वह यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। मून का जो एक्सियल टिल्ट है यानी 5 डिग्री का जो यह इसके अपने एक्सिस पर टिल्टेड है, वह यहाँ पर जिम्मेदार होता है। इसी वजह से यह स्लाइटली अहेड हो जाता है अर्थ से। तो इसलिए इक्लिप्स डज नॉट अकर ऑन एवरी न्यू एंड फुल मून। ये हमने देखा। यहाँ पर हमने सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के प्रोसेस को समझने का प्रयास किया और उसमें फिगर को भी देखा। लूनर इक्लिप्स के समय जो फुल लूनर इक्लिप्स होता है उसमें तो मून पूरी तरह से ढक जाता है अर्थ की शैडो में, लेकिन जो पार्शियल होता है उसमें मून का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। आइए देख लेते हैं। ये पार्शियल वाली कंडीशन है। पार्शियल जो लूनर इक्लिप्स का प्रोसेस होता है वो वाली सिचुएशन है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये ब्लड मून टाइप का दिख रहा है, हालांकि वो है नहीं। ये इक्लिप्स के ठीक पहले या ठीक बाद का प्रोसेस है, या जो पार्शियल इक्लिप्स होता है वो वाला प्रोसेस भी आप समझ सकते हैं यहाँ से। ये जो मून की सिचुएशन आप देख रहे हैं, इसमें सनलाइट मून तक पहुँच तो रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि बीच में अर्थ जो है वो बाधा बन जा रही है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है और रिफ्रैक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से लाइट की ये वाली कंडीशन आपको दिख रही है। जैसा मून का ओरिजिनल कलर होता है वैसा हम इसे नहीं देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। ये फुल मून वाला नहीं है, मतलब माफ़ कीजिएगा, फुल इक्लिप्स वाला प्रोसेस नहीं है। ये जो पार्शियल वाला इक्लिप्स होता है उसको दिखाया गया है। एक क्वेश्चन ये भी है कि मैक्सिमम कितनी बार ऐसे इवेंट एक साल में हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 7 लूनर इक्लिप्सेस एंड 7 सोलर इक्लिप्सेस कंडीशन कैन अकर। मतलब यह जो लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स की कंडीशन है, यह मैक्सिमम 7 बार घटित हो सकती है। मतलब 7 बार ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ये मैक्सिमम है, इससे कम ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो आप फिगर देख रहे हैं वो उसी का फिगर है, मतलब वही दोनों इक्लिप्स को यहाँ दर्शाने की कोशिश की गई है। ऊपर वाला जो है वो लूनर है, इसमें आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से सन, अर्थ और ये मून है। अर्थ की जो शेडो है वो मून पर पड़ती है, इस वजह से यहाँ पर लूनर इक्लिप्स का प्रोसेस होता है। और यहाँ पर जो सोलर इक्लिप्स है उसमें आपने देखा ही है, सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है और इसकी शेडो अर्थ पर बनने लगती है, जिसकी वजह से सन लगता है कि कवर हो गया है, ढका हुआ है। ये चीज़ें हैं।
इन्हें हमने विस्तार से देखा। अब जो अगला चैप्टर है, यहाँ तक तो इक्लिप्स का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ, और अभी जो हम चैप्टर देख रहे थे वो था मोशन ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के जो अलग अलग मोशन थे उसके नतीजे के परिणाम स्वरूप में यह सब हो रहा था। जो रिजल्टेंट था उसके तौर पे हमने इन घटनाओं को देखा, चाहे टाइड वाली घटना हो, टाइडल वेव वाली घटना हो, या जो इक्लिप्स का प्रोसेस है वो वाला हो। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, अगला वाला चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे जो चैप्टर 3 है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, इंटरनेशनल डेट लाइन एंड टाइम। लैटिट्यूड के बारे में देखेंगे, लॉन्गिट्यूड के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या होती है, ये कहाँ से गुजरती है, यह देखेंगे, और इस प्रकार से जो टाइम जोन डिवाइड है उनके बारे में देखेंगे। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और इंटरनेशनल डेट लाइन, ये तीनों ही इमेजिनरी लाइन होती हैं। यह खींची गई नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि अर्थ पर स्केल लेकर या पेंसिल लेकर खींचा गया है। ये मनुष्य ने अपने से इमेजिन किया हुआ है। किसी भी प्लेस की सही सही लोकेशन को जियोग्राफिकली या जियोग्राफिकल मेथड से दर्शाने के लिए, भौगोलिक विधियों द्वारा प्रकट करने के लिए और सही सही उसे लोकेट करने के लिए इन लाइनों को बनाया जाता है। जैसे कि आपने इक्वेटर को देखा है, तो इक्वेटर क्या है, वह भी एक तरह का लैटिट्यूड ही है। उसका जो कोणीय मान होता है, उसकी जो एंगुलर वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। ऐसे ही हम पोल से पोल तक जाने वाली जो लाइन्स होती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इसी प्रकार से हम इंटरनेशनल डेट लाइन को देखेंगे, जो कि सिर्फ जो वाटर वाला एरिया है वहीं से गुजरती है। जो लैंडस्केप है उससे बचने के लिए उसे जगह जगह मोड़ा गया है। तो उन सब के बारे में हम फिगर के जरिए देखेंगे। यहाँ पर ये जो चैप्टर है दूसरा वाला, ये यहीं समाप्त होता है, और इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।